हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग 100 मार्क्स इंग्लिश के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप 100 मार्क्स के इंग्लिश के बुक को अपने पास रख लें और उसमें चैप्टर 1 को ओपन कर लें। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। जैसे आपको ये नहीं सोचना है कि आपका टीचर जो है आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आपको ये सोचना है कि आप बिल्कुल क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, जैसे आपके टीचर आपके सामने बुक को पढ़ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। और जैसे जैसे हम बुक को पढ़ेंगे वैसे वैसे आप भी अपने बुक में उस लाइन को देखते रहेंगे। जो भी वर्ड मीनिंग हार्ड होगा, जो वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट होगा, मैंने उसको बोर्ड पे लिख दूंगा और आपको उसको कवर कर लेना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। इस तरह का वीडियो जो है पहली बार ऐसे बन रहा है, जो बिल्कुल क्लासरूम के जैसे आपको माहौल दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है 100 मार्क्स का, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आपको ये सोचना है कि ये बुक ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये डायरेक्टली आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि आप ये 6 इंच के स्क्रीन के अंदर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप भी बुक खोलें, अगर आप बुक अभी लेकर नहीं बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आप बुक को लाएं अपने पास, वीडियो को पॉज करें, फिर चैप्टर को खोलें, उसके बाद आगे बढ़ें, अन्यथा आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये भाषण सुनने से आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं जब तक आप बुक लेकर के नहीं बैठेंगे। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, रिटन बाय महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये तो आपको पता ही होगा, नाम है उनका। 1869 to 1948 यानी कि 1869 में उनका जन्म हुआ था और 1948 में वो परलोक सिधार गए थे। पॉपुलरली नॉन एज बापू, और उनको प्रसिद्धि मिली है, ज़्यादातर लोग उनको कैसे जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं, और द फादर ऑफ द नेशन, और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वह एक धार्मिक लीडर भी थे। एक पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ तो थे ही, उससे कहीं ज़्यादा वो एक धार्मिक लीडर थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और अंग्रेजों को जो यहाँ पे शासन कर रहे थे उनको यहाँ से भगाने में और देश को आज़ाद कराने में सफल रहे। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटेड डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वो कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वो इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी कदावर नेता माने जाते थे, उनके बातों को हर लोग सुनते थे। ही डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, और वो 30 जनवरी 1948 को डेथ कर गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, बायोग्राफी, इसमें 3 चीज मिला हुई। एक तो ये ऑटो मतलब होता है सेल्फ, यानी कि जो खुद से लिखा जाता है। ठीक है, और बायो मतलब अबाउट, और ग्राफी मतलब राइटिंग या लेख, हिंदी में बोल देते हैं। तो जो खुद के द्वारा खुद के बारे में लिखा जाता है उसी को हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। सॉरी, उसी को हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, यानी कि वो अपने बारे में खुद से लिखे हुए हैं, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट वी हैव रेड फॉर यंग इंडिया। और इससे अधिक बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल भी मैंने लिखा हुआ है। मैंने नहीं, मतलब उन्होंने अपने शब्दों में ऐसे बोला है कि मैंने लिखा हुआ है अपने यंग इंडिया के लिए। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और वो भाषण जो वो अलग अलग ओकेजन्स पे, अवसरों पर दिया हुआ है। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश।
और वो जो भाषण दिए हुए उनसे ये पता चलता है कि वो ना ही सिर्फ एक थिंकर थे, एक विचारक थे, बल्कि वो एक ग्रेट मास्टर थे, एक अच्छे मतलब नॉलेज रखने वाले, इंग्लिश के अच्छे नॉलेज रखने वाले भी व्यक्ति थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो हम लोग निचोड़ जो पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्ट जो पढ़ेंगे, यानी कि एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये किसी बड़े लेख का एक छोटा सा अंश है, ठीक है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जिसमें ये जो छोटा सा हम लोग पैसेज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें गांधी जी भारत के सिविलाइजेशन को किस तरह से ये इतने समय बीतने के बावजूद भी इसके साथ के कई ऐसे कल्चर हुए, कई ऐसे सिविलाइजेशन हुए, और कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर होता है आपको बताएंगे। तो कई ऐसे सिविलाइजेशन हुए जो बीत गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन अभी तक चलता हुआ है। इसके बारे में ये बताएंगे कि क्यों चल रहा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग्स। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, जो काफी तेजी से भौतिकवादी संसार में बढ़ते जा रहा है, वृद्धि किया, वो भी इंडियन सिविलाइजेशन के आगे नहीं टिक पाया, ठीक है। तो देखिए, अब ये तो था उनके बारे में छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग का ये चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ है, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मैं ऐसा मानता हूँ, I believe that, मैं ऐसा मानता हूँ कि the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. जो इंडियन सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ है, जो विकसित हुआ है, उसे संसार में नहीं बीट किया जा सकता, उसकी मुकाबला नहीं किया जा सकता है। Nothing can equal to seeds sown by our ancestors. कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, वैसा कुछ भी नहीं है अन्य लोगों के पास। रोम वेंट, रोम आप जानते होंगे, रोम भी एक सिविलाइजेशन था। रोम वेंट माने रोम चला गया। ग्रीस शेयर्ड द, पेज नंबर 6, ठीक है, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीस का भी वही हाल हुआ। ग्रीक वही भाषा जिससे हम लोग पहले ग्रीक जो है सबसे फेमस हुआ करता था, ठीक है, जिससे आज बहुत सारे वर्ड जो होता है आप जानते हैं कि ग्रीक भाषा से ही निकलता है, ठीक है, उसी सभ्यता के अनुसार। वो डेट कर चुका, अभी वो सभ्यता नहीं है। तो ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फरायो वाज ब्रोकन, और फरायो की शक्ति जो टूट चुकी। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यताओं में घुल गया, ठीक है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना का तो कुछ कह नहीं सकते। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन इंडिया आज भी किसी तरह से अपने स्थान पे टिका हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। और यूरोप के लोग जो हैं वो सीखते हैं किनसे? ग्रीक और रोम के लोगों से, रोम के सभ्यताओं से, जो आज किसी समय के लिए ग्लोरियल थे, गौरवान्वित होते थे, लेकिन आज के समय में नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखने के क्रम में द यूरोपियंस इमेजिन दैट, और यूरोपियंस इमेजिन करते हैं, ऐसा मतलब इमेजिन करते हैं दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस और रोम सच देयर पिटिबल कंडीशन। वो इसे सीखते हैं और ऐसा इमेजिन करते हैं कि वे ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे जो रोम और ग्रीक ने किया, ताकि उसको इतनी पिटिबल कंडीशन यानी कि इतनी दयनीय दुर्दशा हुई उसकी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये भी हार्ड वर्ड है, पिटिबल। पिटिबल मतलब होता है दयनीय, और कंडीशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, पिटिबल कंडीशन यानी दयनीय दशा। तो ये वैसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसमें जो रोम और ग्रीक की हुई हालत वैसी नहीं हो। सेकेंड पैराग्राफ, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। और इन सब के बीच इंडिया अपने जो भी इसकी मान्यताएं थी, सिविलाइजेशन थी, उसे डगा नहीं, इमूवेबल रहा। यानी कि इमूवेबल, एक तो होता है मूवेबल, उसमें लग गया इम, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, इमूवेबल रहा, यानी कि हटा नहीं अपने रास्ते से, वहां पे खड़ा रहा। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी ग्लोरी है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इट इज अ चार्ज, यानी कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इंडिया के विरोध में ऐसा आरोप लगाया जाता है कि डेट हर पीपुल, उसकी जनता, सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के लोग असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, घमंडी हैं, एंड स्टोलिड, हठी हैं, डेट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। और इसी कारण मतलब ऐसा यूरोप के लोग और अन्य जो वेस्टर्न कल्चर को मानने वाले जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि इंडिया के लोग ऐसे हैं कि उनको बदला नहीं जा सकता, उनमें कोई चेंजेस इंड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इंड्यूस का मतलब होता है विकसित, इंड्यूस मतलब विकसित या समाहित करना। या समाहित करना। तो वो ऐसा आरोप लगाते हैं कि इंडिया के लोग जो हैं अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, घमंडी है, स्टोलिड है, हठी हैं, जिससे उनको कोई भी चेंजेस एडॉप्ट करने के लिए इंड्यूस नहीं किया जा सकता है, उकसाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये चार्ज वास्तव में हमारे गुणों के खिलाफ है। ठीक है, ये हमारे गुण है, लेकिन लोगों को इन्हें वो गुण नहीं समझते हैं, ये हमारी कंडीशन समझते हैं कि इनकी ये बुराई है इसमें, लेकिन ये हमारी गुण है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जिससे हम लोग सत्य के निहाय पे ठोक पीट करके सीखा है। वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग इसे चेंज करने की साहस नहीं कर सकते। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी, बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब थ्रस्ट एकदम मतलब उतावले हैं कि इंडिया को एडवाइस दिया जाए कि तुम ये कर लो, ऐसे चेंज हो जाओ, ये बदल लो, ऐसे करोगे तो इतना तरक्की हो जाएगा। बट एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वे लोग कुछ नहीं कर पाते, वे लोग स्टडी रहते हैं, यानी कि चुपचाप कुछ कर नहीं पाते। दिस इज हर ब्यूटी, ये है हमारी खूबसूरती। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, सीट एंकर कहने का मतलब होता है सुरक्षा, और यही हमारी आशा, विश्वास, होप की सुरक्षा है कि हम किसी के बहकाव में नहीं आते हैं, हम अपने कल्चर पे विश्वास रखते हैं, अपने सिविलाइजेशन पे विश्वास रखते हैं, किसी अन्य के सिविलाइजेशन कल्चर पे, मान्यताओं पे विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, और हम उनके अनुसार बदलने की भी चेष्टा नहीं रखते हैं। यही हमारी ब्यूटी है, यही हमारी सुंदरता है। थर्ड पैराग्राफ देखिएगा, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन जो होता है एक ऐसा मोड होता है जो किसी व्यक्ति के कर्तव्य को सुनिश्चित करता है कि वो व्यक्ति किस तरह के कार्य करेगा, वो उसके सिविलाइजेशन में कंडक्ट करता है, वो सिविलाइजेशन उसको बताता है। यही सिविलाइजेशन है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति कैसे रहता है, किस तरह से उसका पहनावा है, किस तरह का खान पान रखता है, किस तरह के मौसम में किस तरह से व्यवहार करता है, यही उसकी सिविलाइजेशन बोला जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। देखिए, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, ठीक है, या कोई मोरालिटी है, नैतिकता है, वो कन्वर्टेबल थिंग्स है, वो चेंजेज हो सकता है कि आपका विचार किसी अन्य के व्यक्ति के विचार ना मिल रहा हो, आप किसी और के बारे में आज कुछ और सोच रहे हो और कुछ दिन के बाद कुछ और सोचेंगे, तो ये कन्वर्टेबल चीज होता है, यानी कि ये बदल सकता है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, और मोरालिटी को अटेंड करने के लिए, इस नैतिकता को पाने के लिए हमारे माइंड्स और हमारे धैर्य के ऊपर मास्टरी करना पड़ेगा, यानी सीखना पड़ेगा। ठीक है, टू ऑब्जर्व, सो ये हो गया। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और आप तो जानते होंगे महात्मा गांधी जी गुजरात से थे, तो इन्होंने गुजराती के बारे में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, और गुजराती सिविलाइजेशन जो है वो माना जाता है कि ये अभी भी ओरिजिनल है, गुड कंडक्ट है, अच्छा है। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, अगर ये डिफिनेशन सही है देन इंडिया, तब इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन एज नथिंग टू बी लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज इट शुड बी। अगर ये हमारी सच्चाई है तो हमें ऐसा ही रहना है, कोई हमारे बारे में कुछ भी लिखे, हमें उनसे कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर है, वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड,
हम नोटिस करते हैं कि दिमाग जो होता है एक रेस्टलेस बर्ड होता है जो कभी भी आराम नहीं करता है, वैसी चिड़िया जो कभी आराम नहीं करता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये जितना ही पाता है उतना ही ये चाहता है। जैसे क्या होता है कि आप आज कुछ और पा रहे हैं, जैसे आज आप सोच रहे हैं कि आज हमको एक ये चीज़ मिल जाता है तो हम आज संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपको मिलेगा आप नेक्स्ट डिजायर आप में आ जाएगा, ठीक है। हम किसी और के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। कभी इसका माइंड जो होता है कभी ये बंडल ऑफ वांट्स होता है, ठीक है। ये कभी भी एक चीज़ों से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आपको एक चीज़ मिलेगा आप दूसरे पे चले जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही इसे मिलता है वो इतना ही इसे पाने की इच्छा करता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और ऐसा नहीं है कि वो मिल जाए तो उसे संतुष्ट हो जाता है, फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। देखिए अनब्रिडल्ड का मतलब क्या होता है, अनब्रिडल्ड मतलब होता है भार, ठीक है। और भार कहने का मतलब होता है जो बेवजह कोई वजन होता है उसे हम लोग भार बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जैसे जितना ही हम लोग अपने धैर्य में खोते जाएंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही ये अनब्रिडल्ड होते जाएंगे, यानी कि भारहीन होते जाएंगे। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने किसी भी चीज़ में इंडल्ज होने के लिए, किसी भी चीज़ में हमें कितना डूबना है इसका एक लिमिट सेट किया हुआ है। खाना है तो कितना खाना है, सोना है तो कितना सोना है, घूमना है तो कितना घूमना है, हर चीज़ के लिए एक लिमिट सेट किया गया है। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा है कि हैप्पीनेस जो होती है, खुशी जो होती है, एक मेंटल कंडीशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा धन दौलत होगा तो आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। आप देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास काफ़ी सुख सुविधाएं हैं फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं। साधु महात्मा या फकीर को देखिए, खुश रहता है। 6 नंबर पैराग्राफ, अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, एक आदमी इसलिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो धनी हो जाएगा तो खुश हो जाएगा, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और गरीब है इसलिए दुखी होगा। द रिच ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, धनिक लोग प्रायः देखा जाता है कि नाखुश रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग खुश रहते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और लाखों अभी भी गरीब हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबको देखने के बाद, आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज डिसएडुएटेड यानी कि दूर रहने के लिए सलाह दिया है। डिसएडुएटेड का मतलब होता है दूर रहने के लिए बताया है। आवर एंसेस्टर डिसएडुएटेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, ये सुख सुविधाओं, लग्जरीज और प्लीजर एकदम आरामदायक जिंदगी से दूर रहने के लिए कहा है। नेक्स्ट, वी हैव मैनेज विथ द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एक्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, हम जो हजारों साल पहले जिस परंपरा से, जिस रीति रिवाज से रहते थे, हम उसी तरह के रीति रिवाज से आज भी रह सकते हैं, ठीक है, रह सकते हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, हम लोग उसी पुराने खटिए पे सो सकते हैं जो हमारे पास फॉर्मर टाइम में यानी कि पुराने ज़माने में थे। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी जो ये इंडिजीनियस यानी कि प्रमुख ये जो हमारी शिक्षा है ये भी पहले जैसे ही रह सकती है, इसमें भी चेंजेस लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, उस समय हमारे पास कोई भी गला काट कंपटीशन जो आज के जमाने में है वैसा नहीं था, ठीक है। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेजेस, सब कोई अपना पेशा या व्यवसाय फॉलो करता था और जो रेगुलर वेजेस यानी कि सबको मिलता है वही दिया जाता था। ऐसा थोड़ा है कि जैसे मान लीजिए राजमिस्त्री है कोई, उसका 500 रुपये का मतलब एक दिन का दहाड़ी है, तो आपके घर कोई काम करने जाएगा तब उसको 1000 रुपये दीजिएगा, जो रेगुलर वेजेज है वही आपको ही देगा। तो उस समय के क्या होता था कि जो लोग होते थे अपने जो उनके बाप दादा किए वो भी वही करते थे, और जो रेगुलर वेजेज है जो जितना सबको मिलता है उतना लेते थे।
इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस वक्त नहीं पता था कि हम मशीनरी को आविष्कार कैसे करें, बट आवर फोर फादर्स, हमारे फोर फादर्स यानी दादा परदादा, न्यू डैट, जानते थे कि इफ यू सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, अगर हमने अपने मन को अपने दिल को इन सब चीज़ों के पीछे लगा दिया, ये मशीनरी वगैरह के पीछे लगा दिया, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, तो हम उनकी स्लेव्स हो जाएंगे, यानी कि उनके बंधित्व में चले जाएंगे, उनके हम बंदी हो जाएंगे और हम अपने मोरल फाइबर जो भी हमारी नैतिकता है उसको खो देंगे। और देखिए आज के ज़माने में ये बात सत्य भी है। ये 6 इंच का डिस्प्ले जो आप देखते हैं आपकी पूरे लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। मोबाइल से आप आजकल के लोग इतने एडिक्ट हो गए हैं कि हरदम मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। कोई भी काम होता है तो यहाँ से आपको बाजार में जाना है, थोड़ी ही दूरी है, समझिए कि 5 मिनट का पैदल रास्ता है, फिर भी आप बाइक से जाते हैं। गांव में बगल वाले के घर में जाना है, मतलब 10 घर के बाद उसका घर है, तो भी आप बाइक से जाते हैं। तो हम लोग क्या हो गए हैं, उसके स्लेब्स हो गए हैं, हम उसके मतलब बंदी हो गए हैं, वो हमें जकड़ चुका है, ठीक है, वो हमारे लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। और इसी वजह से वे लोग मशीनरी वगैरह ज़्यादा चीज़ों पे इन पे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते थे। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands or feet। और इसी सब वजह से, इन्हीं सब के बातों की वजह से उन्होंने ये सोचा कि हम लोग सिर्फ उतना ही कार्य करेंगे जो हमारे पैरों से हो सकता है, जो हमारे हाथों से हो सकता है। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। और उन्होंने महसूस किया कि हमारी जो खुशियाँ है, हमारी जो रियल खुशी है, वो हमारे हाथों और पैरों को यूज करने से जितना काम होता है उसी में है। 7 नंबर पैराग्राफ पे ध्यान देंगे आप लोग, देखिए ध्यान से देखिए। दे फर्दर रीजनड दैट लार्ज सिटीज वेर अ स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। कह रहा है कि अगर आप रीजन को देखें तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं ये एक तरह के जाल होते हैं, स्नेयर होते हैं। स्नेयर मतलब क्या होता है, जाल। स्नेयर मतलब जाल, एक ट्रैप होता है, ठीक है, एक जाल होता है जिसमें लोग फंस जाता है, बड़े बड़े शहर। एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस, और ये अवास्तविक यानी कि जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, वैसे बोझ बढ़ा देता है। एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वैसे लोग जो इसमें काम करते हैं वो खुश नहीं होते हैं। एंड देयर वुड बी अ गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस पुलिसिंग इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। और वहाँ पे क्या होता है कि चोरों का समूह होता है, डाकुओं का समूह होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है यानी कि गलत काम, वेश्यावृत्ति होती है, एंड वाइस प्लेजरिंग इन देम, और वैसे ही चीज़ें वहाँ फलता फूलता है और गरीब लोग वहाँ लूटे जाते हैं। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, और इसीलिए हमारे पूर्वज अपने छोटे से गांव में ही संतुष्ट रहते थे। 8 नंबर देखेंगे। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वर्ड ऑफ एथिक्स। उन्होंने देखा था कि जो राजा होता है और राजा का जो तलवार होता था, उस वक्त राजा और राजा का जो तलवार होता था वो एक इथिक्स कहने का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है, क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे ये नीचे ही होते थे। राजा और उनका तलवार हमेशा उस एथिक्स, स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स यानी कि जो विचारधारा होता है, जो एक वास्तविक माने जो सत्य है, ये कार्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो मोरलिटी होता है उससे नीचे ही रहते थे। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेन ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द रिचेस एंड द फकीर। और जितनी भी पृथ्वी पर मौजूद सब संप्रभुताएं थी वो सब ऋषियों के और फकीरों के नीचे ही अपने आप को मानते थे। अ नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जिसमें इस तरह का संविधान हो, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। और एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पे इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी कि जो सही है उससे नीचे रहना, राजाओं को और जो ऋषि मुनि हैं, जो फकीर हैं, उनसे अपने आप को नीचे रखना, उनकी रेस्पेक्ट देना, इज्जत करना, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो जिस देश में है, वो एकदम परफेक्ट है, एकदम फिट है दूसरों को सिखाने के लिए। देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने में वो फिट है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर एंड डॉक्टर्स। इस नेशन में कोर्ट्स, लॉयर्स, डॉक्टर सब हैं,
बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सभी लोग अपने अपने बाउंड्री में बाउंड्स हैं, ठीक है, उनकी कुछ कार्य सीमाएं हैं जिससे वो बंधे हुए हैं। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, सभी लोग जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि वकील अच्छा है, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है, हर किसी को हर किसी से आवश्यकता है, तो इसमें कोई सुपीरियर नहीं है, ठीक है। मोर एवर दीज वकील्स एंड बैट्स डिड नॉट रॉब पीपुल, अब उस वक्त ज़्यादातर वकील और बैट जो होते थे लोगों को लूटते नहीं थे। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, और सिंपल सा रूल ये होता था ऑर्डिनरी रूल कि कोर्ट को अवॉइड करना है, यानी कि अगर छोटा मोटा अगर कोई बात विवाद हो जाता है तो हम लोग आपस में बैठकर सुलझा लेंगे, ठीक है, कोर्ट में नहीं जाएंगे। देयर वेयर नो टाउट्स और ल्यूर टू पीपल इनटू देम, और उस समय ऐसा कुछ लुभावना नहीं था, ल्यूर नहीं था, जिससे लोगों को उकसाया फुसलाया नहीं जाता था, लालच नहीं दिया जाता था कि आप ऐसा कार्य करिए। अभी तो क्या है, उन दो व्यक्तियों में झगड़ा लगा हुआ, तीसरा व्यक्ति एक को बोलता है कि तुम ऐसे जाके कोर्ट में केस कर दो, ये हो जाएगा, उसको चढ़ा देता है, यानी कि वो ल्यूर दे रहा है उसको, यानी कि उसको लालच दे रहा है। दिस एबल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और ऐसा भी अगर कुछ होता था तो वो सिर्फ राजधानियों में होता था, बड़े बड़े शहरों में होता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और जो आम आदमी थे वो गाँव में रहते थे, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने पूर्वजों का पेशा यानी खेती गृहस्थी जो है वही करते थे। 9th नंबर देखिए, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, इंडियन सिविलाइजेशन जैसा मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वोटरीज, जैसा इंडियन सिविलाइजेशन को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है वैसे ही इसके वोटरीज, देखिए वोटरीज का मतलब ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर 3 नंबर, देखिए वोटरीज, वोटरीज मतलब मानने वाले, तो इसमें 9th पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि जिस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है वैसे इसके वोटरीज यानी कि इसके मानने वाले लोगों ने भी डिस्क्राइब किया हुआ है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कोई भी हिस्सों में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट होता हो, परफेक्शन को नहीं पाता है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, और भारतीय सभ्यता का मुख्य उद्देश्य ये होता है, टेंडेंसी ये होता है कि वो अपने मोरल को, अपने नैतिकता को उभारें, एलिवेट करें, विकसित करें। डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी, और वेस्टर्न पीपल क्या होते हैं, इमोरलिटी होते हैं, अनैतिक होते हैं, यानी कि उनको उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे दूसरों को क्या प्रभाव पड़ रहा है, बस उन्हें फायदा हो रहा है, वो आगे बढ़ेंगे। द लेटर इज गॉडलेस, और जो वेस्टर्न, देखिए ये लेटर और फॉर्मर इन दोनों का यूज आप ग्रामर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द लेटर इज गॉडलेस, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है, वो भगवान को कम मानता है, वो ऐसा नहीं मानता है, ठीक है, कि भगवान है या नहीं, उसमें विश्वास नहीं रखता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड, और जो दूसरा है यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन, वो गॉड में वो मानता है कि गॉड का अस्तित्व है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लाइंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू अ मदर ब्रेस्ट, और इसी तरह से इसके समझने वाले, इसमें विश्वास रखने वाले इसे जरूरी समझते हैं कि हमें अपने सभ्यताओं से इस तरह से चिपका रहना चाहिए, हमें अपनी सभ्यताओं से इस तरह से मानना चाहिए जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ के छाती से। 10वां नंबर जो है, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, उन्होंने 10वें नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यताओं से घृणा नहीं करता हूँ, उसे घृणा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स, मैं तो उनको बहुत सारे चीज़ों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, हमने विदेशी यानी कि पश्चिमी सभ्यताओं से सीखा है, लिटरेचर सीखा है, वेस्टर्न लिटरेचर यानी पश्चिमी जो लिटरेचर है उससे हमने क्या किया है, सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ I want to India raise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that
after years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. कह रहा है कि लेकिन मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ इस मॉडर्न सिविलाइजेशन को, ये आधुनिक सभ्यता को, कि अगर मैं अपने देश को, अपने भारत को एक विकसित बनाना चाहता हूँ, एक विकसित दर्जे पर ले जाना चाहता हूँ, तो हम अपने देश के लोगों से ये फ्रैंकली ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने ये ईयर्स यानी कि वर्षों के बाद जो एक्सपीरियंस से, हमने अनुभव से सीखा है कि हमें अपने सिविलाइजेशन को मानना है और मॉडर्न सिविलाइजेशन को किसी भी कीमत पे शून्य करना है। शून्य करने का मतलब होता है यहाँ पे 3, 4, 5 नंबर और 6 नंबर। शून्य मतलब होता है परहेज करना, यानी कि हमको इन मॉडर्न सिविलाइजेशन को किसी भी कीमत पे अपनाना नहीं है, इन्हें परहेज करना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट 11th नंबर, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये मॉडर्न सभ्यता, ये आधुनिक सभ्यता है क्या? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। ये भगवान को नहीं, ये मटेरियल को, वस्तुओं को पूजता है कि हमारे पास 10 गाड़ियाँ हो, इतना जमीन हो, ये हो, वो हो, ठीक है। यानी कि ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स में विश्वास रखता है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, इट इज अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। ये उस चीज को पूजा करता है जो पूरी तरह से भौतिकवादी हो, मटेरियलिज्म हो, यानी कि जहाँ पे जो जितनी भी चीजें, जो सुख सुविधाओं की जो चीजें होती है, उसका जहाँ वर्चस्व हो, उसी को हम लोग आधुनिक सभ्यता कहते हैं। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। और मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है अगर ये अपने पग पग पे ये नहीं सोचे कि हमें अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाना है, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने आधुनिक, मतलब ये सुख सुविधा जो है, जो ले रहा है, अधिक से अधिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना ही क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, अगर आप एक पेन भी रखिए, बुक रखिए, बुक खोले हैं, बुक देखिए और पेन रखिए, उसमें जो भी बताया जा रहा है उसको लिखते भी रहिए, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ से हटेंगे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका सारा वर्ड मीनिंग आपके पास हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। इट इज परहैप्स अननेसेसरी, इट इफ नॉट यूजलेस टू वेट द मेरिट ऑफ 2 सिविलाइजेशन। और ये शायद अननेसेसरी ही होगा कि हम 2 सिविलाइजेशन के मेरिट को जांचे परखें। इट इज लाइकली दैट ए वेस्ट हैव इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। और ऐसा लगता है कि जो वेस्ट है, यानी कि जो पश्चिम है, वो इस तरह की सिविलाइजेशन को डेवलप किया हुआ है जो उसके क्लाइमेट के अनुसार, उसके सराउंडिंग्स के अनुसार सही है, ठीक है। एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर। और हमारी जो सभ्यता है वो हमारे सराउंडिंग्स के अनुसार, हमारे क्लाइमेट के अनुसार सही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गर्मी के दिन में हम लोग हल्का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन उधर ठंडी पड़ता है तो वो लोग कोट वगैरह पहनते हैं। तो हम लोग अगर इस समय वो चीज़ पहने तो फिर हमारी कल क्लाइमेट के अनुसार नहीं होगा। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है वो हमारे क्लाइमेट के अनुसार है, उनके अनुसार है, तो दोनों अपने अपने स्थान पे सही है। 30 नंबर देखिए, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। The characteristics of ancient civilization is an imperative restrictions upon। कह रहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो ऐसा माना जाता है कि मल्टीप्लिसिटी है ऑफ ह्यूमन वांट्स के मल्टीप्लिसिटी पे जितना भी चीज़ें हम प्राप्त करते गए वो सब हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन बन गया है, ठीक है। और वही अंतर कर देता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन और हमारा जो ओल्ड सिविलाइजेशन था उसमें क्या है, क्या अंतर है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इज इनसेटिबलनेस अराइजेज really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। कह रहा है कि जो मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यानी वो क्या है? असंतुष्टि पैदा करने वाली है, यानी कि किसी ना किसी दिन आप उससे उब जाएंगे और आप उससे असंतुष्ट हो जाएंगे। द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न civilization arises from a belief often in spite of ourselves in a future state and existence of a divine power। और जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है,
वो एक विश्वास के ऊपर टिका हुआ है, वो एक बिलीफ के ऊपर टिका हुआ है। उसकी मान्यताएं ऐसी है कि हमसे कोई सुपेरियर पावर है, हाँ एक कोई डिवाइन है जो हमारे कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट 40 नंबर, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। कुछ इमीडिएट यानी कि तुरंत और ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, कुछ ऐसी इन्वेंशंस हुई है, खोज हुई है जो हमारे कार्यों को आसान बनाता है, ठीक है, और काफ़ी जल्दी ब्रिलियंट रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट लाता है, जिसकी वजह से हम एकदम मतलब मैडनिंग हो गए हैं कि हम उसके तरफ, इतना पागलपन हो गया है हमारा उसके तरफ कि हम भी चाहते हैं नहीं हमारे पास भी ये चीज़ हो, क्योंकि वो चीज़ों की इतने बेहतरीन तरीके से करता है कि हम भी उसके तरफ ललायित हो गए हैं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन देयर दैट रेजिस्टेंस। और मुझे नहीं लगता, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मानव की बुद्धिमानी इसी में है कि वो उसे रुके, रेजिस्टेंस करे, ठीक है, उससे दूर रहे। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लीजर। और हमें लगता है कि हम एक खतरे में हैं कि बार्टरिंग, देखिए बार्टर का मतलब होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं 7 नंबर, बार्टर मतलब आदान प्रदान। बार्टरिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ समथिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए किसी अन्य। जैसे आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, आपको गेहूं की आवश्यकता है, आपको चावल की आवश्यकता है, मुझे गेहूं की, तो हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेंगे, इसी को हम लोग बार्टर बोलते हैं। तो हम लोग एक डेंजर में हैं, ये जो हम आदान प्रदान कर रहे हैं, परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर, कुछ क्षण के खुशी के लिए एक हम परमानेंट, जो हमें कई दिनों तक खुशी देता है, उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। 50 नंबर देखिए, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड ए स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन एंड ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। जैसे ही पश्चिमी सभ्यता जो कई तरह की चीज़ें, मटेरियल चीज़ें जो सुख सुविधाओं को प्रदान करता है, उसको डिस्कवरी किए हैं, उसी तरह से हिंदू धर्म कई तरह के धर्मों में कई तरह के डिस्कवरीज किया है जो वाकई में खुशी देने वाला है, आत्मा को संतुष्टि पहुंचाने वाला है। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमारी आंखें इन सब चीज़ों को देख ही नहीं पाती है जो हमने किया है। जब जानते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, हम लोग चौंध हो गए हैं, डेजल्ड हो गए हैं, जो वेस्टर्न प्रोग्रेस वेस्टर्न साइंस जो है, पश्चिमी विज्ञान जो है, जो मटेरियल चीज़ों को खोजा है, उससे हमारी आंखें चौंधिया गई हैं। आई एम नॉट इनोमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस प्रोग्रेस से उतना खुश नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा है। इन फैक्ट इट एट मोस्ट सीम एज दैट तो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स। और उनकी नज़र में तो उन्होंने तो इतना भी समझ लिया है कि इंडिया अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो इसके पीछे का कारण भगवान है, ठीक है। यानी हम लोग इतने गॉड को मानते हैं जिसके कारण हम लोग डेवलप नहीं हो रहे हैं, और वो लोग नहीं मानते हैं इसके लिए डेवलप हो रहा है। ऐसा उनकी मान्यताएं हैं जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, ठीक है। सो डैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग दैट अनरस ऑफ मटेरियलिज्म। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी मिशन ये है कि जो मटेरियल चीज़ें जो हैं, ये जो सुख सुविधा की चीज़ें, जो तरह तरह की मशीनरी है, ये जो जिसकी वृद्धि हो रही है, उससे खुद को रोकना है। मेरा मिशन है कि इस चीज़ को रोकना है। 70 नंबर, आफ्टर ऑल, चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट वेट करेंगे आपको मैं से पूछा हुआ मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। इस पैराग्राफ से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा पिछले इसी साल का 2020 का ही, तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर 47 नंबर देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं भी देता हूँ और आप शायद देख पा रहे होंगे, तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस पैराग्राफ को आप
2020 के क्वेश्चन नंबर को आप देखेंगे और उसमें 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन Hinduism that has kept it alive up till now। ये आप क्वेश्चन में देख भी लेंगे, पेपर भी आपको कहीं से मिला होगा, कोई दोस्त आपको एग्जाम दिया होगा तो आप उससे लेकर के क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम लाइन का है जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे, ये आप देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, ठीक है, मैं इसे रख दे रहा हूँ। क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, ये लिया गया है द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव ए ड्रीम, भारत इज माय होम। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन के लिए अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो बच्चे ने इसको पढ़ा होगा अच्छे से, उसको तो ऐसे ही पता होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये लिया गया है। देखिए, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, इन सब के अलावा अब कुछ तो है हिंदुइज्म में दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, ये सबसे विश्व का पुराना धर्म है और कुछ तो इसमें है जो इसको आज तक जीवित रखा हुआ है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस, ये गवाह है, ये अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से बेबीलोन शहर जो था वो बर्बाद हो गया इटली का, और सीरिया, पर्शियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन किस तरह से खत्म हो गए, लेकिन हिंदुइज्म आज भी बरकरार है, ठीक है। ये भी हिंदुइज्म जो है उसी समय की सिविलाइजेशन है, लेकिन वो सब ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए, लेकिन ये आज भी बचा हुआ है। कास्ट लुक अराउंड यू, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, थोड़ा देर सोचो कि रोम कहाँ है, ग्रीस क्या हुआ। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर इन द इटली ऑफ गिवन और रेदर एंशिएंट रोम और रोम इज वाज इटली, क्या आज आप कहीं भी खोज पाएंगे कि इटली के गिवन, यानी कि इटली का एक इतिहासकार था गिवन, उसकी किताबों में खोज पाएंगे। रेदर द एंशिएंट रोम और रोम वाज इटली, कि रोम जो था इटली, रोम इटली और इटली रोम, यानी कि जो आज की इटली है वो उस समय का क्या था, रोम था, ठीक है। उसी को हम लोग ग्रीस कहते हैं। गो टू ग्रीस, चलो ग्रीस देखते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, ये विश्व प्रसिद्ध जो सबसे सुसज्जित और सबसे विकसित सभ्यता था कहाँ है आज। देन कमिंग टू इंडिया, और भारत आओ, भारत को देखो। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से यस आई सी देयर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। और इंडिया में आओ और तुम देखो अपने आसपास के चीजें देखो जो प्राचीन समय में हुई थी, और देखो अपने आसपास मौजूद है। जैसे अशोक स्तंभ, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, जैसे अशोक स्तंभ है, ठीक है, लाल किला है, मीनार है, तो पिथौरगढ़ का किला है। आप इन सब चीज़ों को देखिए, जो इतिहास में हुआ था आज भी मौजूद है, और आप बोलेंगे कि ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल अलाइव, स्टिल लिविंग, और हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन भारत आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है। 19 नंबर, ट्रू देयर वेर dung heaps too here and there but there are rich treasure buried under them। कह रहा है कि ये सच है कि वो आज तितर बितर हो गए, आज विध्वंस हो गए, खत्म हो गए, लेकिन उनके कब्र में देखेंगे तो ये अपने साथ वो एक काफ़ी रिच ट्रीजर, यानी कि काफ़ी धनी मनी वो थे, तो आप वो काफ़ी मतलब बढ़िया चीज़ अपने साथ दफन लिए हुए हैं, यानी कि काफ़ी गहरे राज उनके साथ दफन हुए। एंड द रीजन, और राज यही है कि देखिए वो कितने बड़े होने के बावजूद भी विलुप्त हो गए, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते थे, वो ज़्यादा सुख सुविधाओं के पीछे भागते थे, अपने पैर का हाथ का यूज कम करते थे, सुख सुविधाओं के पीछे रहते थे। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड, और ये रीजन है कि क्यों वो सर्वाइव नहीं किए। दैट इन विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन, और यही कारण है कि हिंदुइज्म अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसने मटेरियल चीज़ों को नहीं फॉलो किया, ये स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो किया, ठीक है, आध्यात्मिक चीज़ों को फॉलो किया। 20 नंबर, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज, यानी कि हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर और हमारा जो स्वराज है
डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम एक के बाद कई चीज़ों पे निर्भर रहे हैं कि हमें इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल। सेल्फ इंडल्जेंस यानी खुद को इंडल्ज करके रखता है, मतलब खुद में खोया रहता है, खुद के बारे में सोचता है। बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल, और इस पे रिस्ट्रिक्ट लगाता है अपने वांट्स पे कि हमको जितना आवश्यक है उतना ही लेना है। 21 नंबर पैराग्राफ 21 नंबर पे ध्यान देंगे। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर यूरोपियंस। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो यूरोपियों के लिए सुटेबल है, सही है। बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इफ यू endeavor टू कॉपी इट। लेकिन ये हमारे लिए बर्बादी होगा अगर हम इसके सभ्यता को पाने के लिए, अपनाने के लिए उतावले हो जाएं, इंडेवर हो जाएं, ठीक है। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट व्हाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस। और इस हमें ऐसा करना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे लायक नहीं है उसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एसिमिलेट नहीं करना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा है, जो हम जिस चीज़ को हम कर पाएंगे उसी चीज़ को हम लोग को एसिमिलेट करना चाहिए, यानी कि अपनाना चाहिए, ठीक है, उपयोग करना चाहिए। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन देन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ व्हाट एवर एविल माइट बी क्रेप्ट इनटू इट। और ऐसा भी नहीं है कि यूरोपियन सभ्यता में सारी बातें गलत है। 22 नंबर देखिए, द incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook। और ये जो मटेरियल चीज़ें जो है जिसके प्रति यूरोपियंस इतने उतावले रहते हैं और जिसे पाने के लिए ये अपने इतने बेचैन रहते हैं, किसी न किसी दिन उनको अपने आप को रीमॉडल करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। If they are not to perish under the weight of comforts to which they are becoming slaves, अगर वो लोग इसको पेरिश नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, जो अपने सुख सुविधा में घुल मिल गए हैं, जो एकदम उसके स्लेव्स हो गए हैं, बंदी हो गए हैं, उसके गुलाम हो गए हैं। इट मे बी डैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, ऐसा हो सकता है कि मेरी रीडिंग जो है, मैंने जो लोगों में देखा है वो गलत हो सकता है। बट आई नो डैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट कॉटन सर्टेन डेथ। लेकिन मैं इंडिया के लिए श्योर हूँ, मैं जानता हूँ कि इंडिया अगर इसके पीछे भागेगा, देखिए द गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है जो प्राप्त करने में कठिन हो। अगर इस प्राप्त करने में कठिन जो चीज़ है इसके पीछे अगर भागेगा तो ये सर्टेन, इसका डेथ जो है निश्चित है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, जो वेस्टर्न विचारक हैं, उनके बातों से, उनका जो मोटो है उससे हमें अपने हार्ट को दूर रखना है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हमें ये सोचना है कि सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है, आपने सुना ही होगा सादा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी हैव द फ्यू प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क एंड वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग एंड मिसिंग हाई थिंकिंग। कह रहा है कि आज हमने निश्चित ही कह सकते हैं कि कुछ लाखों ऐसे लोग जो हैं वो मटेरियल थिंग के पीछे भाग रहे हैं और वो अपने जीवन को एकदम चड़क बड़क बनाना चाहते हैं, एकदम सुसज्जित करना चाहते हैं, भले ही उनके पास सोचने के लिए क्षमता हो या नहीं, बट कपड़ा वो एकदम बिल्कुल अच्छा पहन के, जूता टाई लगा के घूमेंगे, बस उनको बात करने का तमीज़ नहीं होगा, किससे क्या बोलना है इसकी पता नहीं होगी, लेकिन कपड़ा झाड़ झूर के घूमेंगे। आप तो समझ रहे हैं झाड़ झूर के घूमना। आप तो होशियार हैं, इधर से ही ना हो भाई, जापान से नहीं ना आए हो। 23 नंबर देखिए, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। सिविलाइजेशन जिसकी वास्तविक मीनिंग क्या है, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। सिविलाइजेशन का वास्तविक मीनिंग ये नहीं है कि अपने वांट्स को मल्टीप्लाई करते जाए, यानी कि हमें एक मिला तो दूसरे पे चले जाए, वो मिला तो फिर तीसरे पे चले जाए। हमारा सिविलाइजेशन ये होना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है उसको माने, जो नहीं है उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड रखें खुद को, यानी कि रोक कर रखें। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स
कंटेनमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। और अकेला ही ये ऐसा हो जाएगा कि हमें खुशी बहुत ज़्यादा मिलेगा, हम पहले से ज़्यादा सर्विस देने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। 24 नंबर, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। कह रहा है कि देखिए कुछ शरीर, देखिए हर काम को आप मतलब मशीन से नहीं कर सकते, हर काम को थी शरीर से नहीं कर सकते, तो कुछ हद तक शरीर को आराम देने के लिए, कुछ शरीर को मदद करने के लिए ये हो सकता है। बट हर चीज़ के लिए अगर आप इस चीज़ को अपनाएंगे तो ये एक हिंड्रेंस बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा, ऑब्स्टेकल बन जाएगा, एक बाधा बन जाएगा। ये हमारे लिए हेल्प नहीं करेगा, ये हमारे लिए मददगार नहीं बनेगा, ठीक है, हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा। जैसा आज हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं क्योंकि हम लोग शरीर का यूज ही नहीं करते, ठीक है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and anarchy। और इसलिए हमें एक आइडियलिटी मॉडल डेवलप कर लेना चाहिए, एक आदर्श मन में बना लेना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक डिल्यूजन है, भ्रम है, स्नेयर है, जाल है एक, ठीक है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट और डेड स्टॉप बिफोर इट डिजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलuptuousness। कह रहा है कि जो सेटिस्फैक्शन है किसी के शारीरिक जरूरत का, ठीक है, या फिर बौद्धिकता जरूरत का, तो ये हमें पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा झुकाव न रखें, ठीक है। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेज। एक मनुष्य को अपने फिजिकल और कल्चरल की जो भी सर्कमस्टांसेज है उसको बना कर रखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, so that they not hinder him in his service of humanity and on which all his energies should be concentrated। और इसके कारण वो अपने शरीर को इस तरह से बनाए कि वो अपने जीवन के विकास के लिए वो रुकावट नहीं बने, वो खुद के लिए एक हेल्प कर पाए, ठीक है, खुद का हेल्प कर पाए, ठीक है, वो अपने लिए खुद के लिए रुकावट नहीं बने, उसकी एनर्जी जो है ह्यूमैनिटी को, मानवता को कुछ अच्छा देने के लिए, कुछ अच्छा चीज़ बताने के लिए कार्य में आए, ठीक है। तो अब हम लोग का ये खत्म हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देखिए, ठीक है, बट बुक ले करके जरूर देखिए। और आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करोगे, फिर टेलीग्राम को आप वहाँ से ज्वाइन करो और वहाँ पे मैसेज करना हमको कि PDF ऑफ चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप या फिर आप चैप्टर 1 PDF भी लिख के भेज दोगे तो इस चैप्टर का जो मैंने अभी आपको पढ़ाया इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है वर्ड स्टडी, आप देखेंगे यहाँ पे वर्ड स्टडी पेज नंबर 12, वर्ड स्टडी एक्सरसाइज नंबर 1, ये मैंने कराया हुआ है। आप इस चैनल पे जाएंगे और इसमें आप एक वीडियो को सर्च करेंगे करेक्ट द स्पेलिंग, और जो फर्स्ट पार्ट वाला है उसको आप देखेंगे, ये आपको कराया हुआ है। उसके बाद आप सीधे आ जाएंगे यहाँ पे D4 फ्रेज, ये भी, इसका भी आंसर आपको उस PDF में होगा, ये भी आपको मिल जाएगा। और आपको खुद से एक काम करना है, ग्रामर में ग्रामर सेक्शन पेज नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 1, आप इसमें ये करेक्ट वर्ब फॉर्म्स को भरना है। आप इसको भरेंगे और देखेंगे जो सही है या गलत है, आप उसी चैनल पे, उसी लिंक पे जो आपको दिया जाएगा टेलीग्राम का चैनल, आप उस पे इसका जो क्वेश्चन आप बनाएंगे उसका आप PDF आप फोटो खींच के, सिंपली फोटो खींच के भेज देना मेरे को, हम उसको देखेंगे, फिर आपको जो इसमें करेक्ट करने की ज़रूरत है आपको दे देंगे, तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। और लिंक को फॉलो कीजिए और आप वहाँ से जो भी क्वेरी होगा, आपका कोई परेशानी किसी भी तरह का हो, आप वहाँ से ज़रूर ये करो, मैसेज कर देना, आपको प्रॉब्लम को सलूशन किया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो और अच्छे से रहो।